जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम बात करें भाई 5 दिसंबर 2022 शिफ्ट 3 का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन क्या दिया वो देखो कि 45-68 में वह छोटी से छोटी संख्या छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए। भाई कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो योगफल है वो किससे भाग हो जाए भाई 7 से भाग हो जाए। देखो कैसे करेंगे भाई। अब ये संख्या भाई, अब हमारे पास ये संख्या है, ठीक है। अगर इस संख्या को मैं 7 से विभाजित करता हूं भाई, अगर पूरी भाग चली जाएगी तो हम 0 ऐड कर देंगे भाई, ठीक है। अगर पूरी भाग नहीं जाएगी ना तो देखते कितना रिमाइंडर पता उस हिसाब से ऐड करें। अब देखो भाई, जब इसको अगर मैं 7 से विभाजित करूं भाई, ये हो जाएगा 7 के 42 आ जाएगा, 3 शेष बचेगा। फिर हो जाएगा एक बचा यहाँ पे 7 पंजे 35 आएगा भाई, 7 के 42 3 बचेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, एक बचेगा। फिर यहाँ पे 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना शेष बचा भाई 3 शेष बचा। रिमाइंडर कितना बचा भाई 7 से भाग रिमाइंडर 3 बचा। अब इस संख्या में कितना जोड़े भाई, इस संख्या में कितना जोड़े, हमने मान लिया कि x जोड़े कि इससे भाग चला जाए भाई 7 से, तो x का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो भाई, तो यहाँ पे x का मान अगर 7 से भाग करना तो क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम मान छोटी से छोटी संख्या क्या होनी चाहिए भाई 4 होना चाहिए। 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमें यही बताना है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए भाई 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन ये दिया भाई 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, और इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया यहाँ तक भाई 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। कल वाले में याद था भाई ऐसा क्वेश्चन देखो कि इसमें अगर मैं एक फॉर्मूला देखे ना भाई कि ये जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भाई कि ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे भाई, यही फॉर्मूला भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ देंगे इनको, और घटाऊंगा तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस देखो भाई, इन दोनों घटाएंगे कितना डिफरेंस आएगा, एक आएगा। इनको घटाएंगे डिफरेंस एक आएगा, कितना डिफरेंस सभी में एक आएगा। तो अगर घटाने वाली संख्या लें तो एक से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम इनको जोड़ दें, और डायरेक्ट जोड़ूंगा मैं तो 199 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 199 हो जाएगा। प्लस में अब इसको और जोड़ 9 और 8 और 7 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 195 हो जाएगा। प्लस में फिर आगे जोड़ने ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 9 और 18 19, ये हो जाएगा 191। इसका डिफरेंस देखो एपी की फॉर्म में भाई, सभी में डिफरेंस बराबर एपी की फॉर्म में है। और इसी प्रकार हम आगे चले तो लास्ट में हमारे पास है 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो इस पर भी हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कर देंगे तो 12 और 1 13 और 10 23 आ जाएगा। लास्ट में कितना आएगा भाई 23 आएगा, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो एक बचेगा और एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो हम इनका सम निकाला, सम कैसे निकालेंगे, अगर हमें सम निकालना है ना भाई, सम का फॉर्मूला होता है भाई n/2 फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए भाई, हमें नहीं पता टोटल टर्म कितने। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे भाई पहली टर्म, नंबर ऑफ टर्म कैसे, पहली टर्म माइनस के लास्ट टर्म, माइनस के लास्ट टर्म डिवाइड डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे भाई। इनका डिफरेंस कितना भाई 4 का डिफरेंस है, और एक जोड़ देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास n का मान आ जाएगा। यहाँ से घटाओ 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा भाई, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, और 1 बचेगा। और किससे भाग दे, 4 से भाग करके 1 जोड़ देंगे। 4 से भाग करूँ मैं, 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 44 और 1 45 आएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे 45 आ जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म 45 है, पुट करेंगे यहाँ पे जी 45/2 आ जाएगा, और गुणा में फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 199 है और लास्ट कितनी भाई 23 है, तो इनको ऐड करेंगे 9 और 3 12 हो जाएगा भाई, ये 222 आएगा। ठीक है भाई, यहां से अगर मैं काटूं 2 से कटेगा भाई, 2 से कट जाएगा 111 पे कट जाएगा। किस पे कट जाएगा 111 पे। अब इसके साथ गुणा करो भाई, इकाई का अंक लास्ट में 5 आना चाहिए भाई, इसमें भी है इसमें भी भाई, क्लियर है ना। अब ये देखो भाई, ये संख्या 45 है, 9 से भाग जा रही भाई, तो ऑप्शन चेक करो भाई, ये ऑप्शन तो आपके 2 होंगे नहीं भाई। ठीक है, अब ऑप्शन ये 45 से का मतलब ये भाई ये संख्या 9 से भाग जाएगी। 9 से भाग देखो कौन सा ऑप्शन जा रहा है भाई, ये अंक 9 से भाग कौन सी संख्या जाएगी, जिनको अंकों का 9 से भाग जाए वो संख्या 9 से भाग जाएगी। अब यहाँ पे चेक करो 9 से ये भाग जाएगा, 8 और 5 13 और 4 17, 9 से भाग नहीं जाएगी, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा राइट आंसर हो, ये 9 से भाग जाएगी संख्या। तो इनके गुणा कितने आएगी भाई 4 9 9 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है ना आपका, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या होगा। अब देखो अगर यहाँ पे छोटी स्टेटमेंट आ जाए 5 4 आ जाता तो हम डायरेक्ट कर देते भाई, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा 25 का क्यूब माइनस से 75 का क्यूब प्लस के 50 का क्यूब, तो हम 75 का क्यूब निकालना बहुत मुश्किल, 25 का तो आप निकाल दोगे भाई,
50 का भी निकाल दोगे भाई, लेकिन 75 का निकालना बहुत लंबा है। तो क्या करेंगे देखो भाई, अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, क्या फॉर्मूला भाई, कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 है ना, वो अगर 3 abc के बराबर भाई, किसके बराबर, 3 abc के बराबर कब होता है भाई, कंडीशन ये होती है या तो जी तीनों बराबर हो, या तो तीनों क्या हो भाई, बराबर हो, या a प्लस बी प्लस सी का मान है ना भाई वो 0 के इक्वल आना चाहिए, a प्लस बी का मान 0 के इक्वल आए, या तीनों बराबर हो, तो ये कंडीशन है ना इसके बराबर आएगी। यहाँ पे तीनों को ऐड करके देखो क्या 0 के इक्वल आता क्या भाई, यहाँ से अगर मैंने ऐड किया 75 हो जाएगा, माइनस के 75 हो जाएगा, और प्लस के 50, जब इनको ऐड किया तो 50 25 75 हो जाएगा जी, 0 के बराबर आया। इसका मतलब अगर ये 0 के बराबर आया है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर किसके हो जाएगा भाई, 3 abc के। तो हम डायरेक्ट इसका मान निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा में a का मान कितना भाई 25 है, गुणा में b का मान कितना भाई माइनस का 75 है जी, और c का मान कितना भाई, c का मान तो जी 50 है। क्लियर भाई यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई, अगर ऑप्शन से भी चेक करें भाई, देखो अब यहाँ से गुणा करो भाई, देखो ये 25 हो जाएगा भाई, 25 तो ये 75 आएगा, 25 तो कितना है 75 आएगा, और 75 की और 75 की गुणा करो, 75 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा जी 57 56 25 होएगा, 56 25 हो जाएगा, गुणा में कितना भाई 50 है, और माइनस का भाई ये माइनस का है, ठीक है। अब यहाँ से 0 की 0 आ जाएगी, 5 5 25 आएगा भाई, सलग ही 2 5 दूनी 10 और 2 12 आएगा, 5 6 30 और 31 आएगा, 5 25 और 3 कितना है 28 आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा, तो 28 12 50 है भाई, किस ऑप्शन में है 28 12 50 है, ऑप्शन नंबर जो कि आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 11 33 99 और 121 से विभाजित हो जाए। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन को देखो हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं भाई। बेसिक से कैसे करेंगे भाई, देखो कि जो संख्या 11 33 99 और 121 से विभाजित होनी चाहिए, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आएगा ना, एलसीएम निकालने के बाद हम इसका मल्टीपल देखेंगे कि 5 अंकों की जहां तक बड़ी से बड़ी संख्या बने वो मल्टीपल देखना पड़ेगा भाई हमें, है ना। या ऑप्शन से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखो, अब संख्या 11 33 99 और 121 से विभाजित होगी ना, इसका मतलब ये इन सभी से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या, और 5 अंकों की बड़ी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन चेक करो भाई, ये वाली संख्या है। अब अगर ये संख्या 11 से, ये चेक करो 11 से विभाजित, 3 से विभाजित, 33 का मतलब भाई 3 गुणा 11, 3 से भी चेक कर लो और 11 से भी चेक कर लो। 3 से चेक करने का रूल होता है भाई अंकों का 3 से भाग जाना चाहिए, और 9 से चेक करने का रूल अंकों का 9 से भाग जाना चाहिए। लेकिन 11 से चेक करने का रूल क्या होता है भाई, अल्टरनेट नंबर है ना भाई। कैसे अल्टरनेट नंबर, जैसे ये कहूँ मैं 3 5 3 1 है भाई, इसका मतलब जी अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, वो संख्या आपकी 11 से भाग जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 और 1 6 है, 3 और 3 6 है, अगर डिफरेंस इनका 0 है अल्टरनेट नंबर का, तो ये संख्या 11 से भाग जाएगी। क्लियर, इसी प्रकार हम चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन से चेक करूँ ना भाई, मैं पहले ऑप्शन से अगर मैं चेक करूँ तो ये संख्या जी 3 से भाग जाएगी, 9 से भाग जाएगी। क्लियर भाई, 11 से चेक करो भाई भाग जाएगी। 11 से कैसे कर, देखो भाई 9 और 0 और 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, तो ये संख्या जी 11 से भाग नहीं जाएगी। हमने एक ऑप्शन नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर भाई, अगला ऑप्शन चेक करो भाई, ये ऑप्शन चेक करो जी, 9 और 9 18 हो जाएगा, और 18 में 18 जाएगा, 0 जाएगा, ये संख्या जी 11 से भाग जाएगी। किससे भाग जाएगी, 11 से भाग जाएगी। ठीक है, अगर ये संख्या 11 से भाग, ये हमारा जवाब हो सकता है जी, किससे क्या हो सकता है भाई, ये जवाब हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कहता है भाई अब 11 ये 121 है भाई, इसका मतलब ये संख्या 2 बार 11 से भाग जानी चाहिए। किससे बार, 2 बार 11 से भाग जानी चाहिए। चेक करो क्या 2 से 11, 2 बार 11 से भाग जाती है भाई। 11 से चेक करो, 11 में 99 आएगा भाई, 0 आएगा, 99 आएगा, 0 आ जाएगा। अब फिर 11 से चेक करना, क्योंकि 121 का मतलब 11 गुणा 11, फिर चेक करें तो 9 और 9 18 हो जाए, 18 में से 0 जाएगा, 18 ही बचा, तो इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, तो ये संख्या भी आपका 11 से भाग नहीं जाएगी। क्लियर है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला देखो भाई, यहाँ से 9 से सभी भाग जाएंगे, 3 से भी सभी भाग जाएंगे, हमें 11 का रूल चेक करना है अच्छी प्रकार से। यहाँ से चेक करो, ये 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, और यहाँ से 9 और 9 18 होगा, 18 में से 18 जाए 0 बचेगा, इसका लिए संख्या डिफरेंस 0 आया है, ये संख्या किससे भाग जाएगी भाई, 11 से भाग जाएगी। अगला ऑप्शन चेक करिए, हो जाएगा जी 9 और 9 18, और ये हो जाएगा भाई कितना आएगा भाई, यहाँ से ये 9 और 9 18 27 हो जाएगा भाई, और 0 घटाएंगे तो किससे 11 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा, आपका ऑप्शन सी बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर क्या भाई, आप हमें इस प्रकार चेक करेंगे तो टाइम कम लगेगा, कोई डाउट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है, मिस्टर एक्स की आय है ना वो 26,500 रुपये है, और उसका जो मासिक व्यय है, खर्च है, वो 20,500 है। अगले वर्ष उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 6% की वृद्धि होती है, तो उसकी जो बचत है सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ये हमें बताना है। तो एक बात बताओ भाई कि आय कैसे बनती है भाई, आय होता हमारी टोटल इनकम होती है भाई, कि उसकी जो इनकम है ना, टोटल इनकम कितनी थी भाई, इनकम थी 26,500,
ठीक है। और उसका व्यय कितना है भाई, जो उसका एक्सपेंडिचर है ना भाई, एक्सपेंडिचर व्यय की बात करें वो व्यय है जी 20,500। ठीक है भाई। अगर इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूं, आपका व्यय घटा दूं, हमारे पास बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास जी, सेविंग आ जाएगी, बचत आएगी। तो 26,500 में 20,500 घटाऊं, बचत कितनी आएगी भाई, बचत 6,000 रुपये आ जाएगी। या हम कह सकते हैं जी अगर हम एक्सपेंडिचर और बचत को मैं जोड़ दूं तो हमारी इनकम आ जाएगी। अगर इनकम में से मैं सेविंग घटा दूं तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा भाई, या दोनों को जोड़ दें जी इनकम आ जाएगी। क्लियर है भाई। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन ये कहता है जी अगले वर्ष उसकी आय 12% की वृद्धि होती है। जितनी भी इसकी आय थी ना इसके अंदर 12% की वृद्धि होती है। अगर मैं इसका 12% निकालूँ ना भाई, तो 12% अगर मैं निकालूँ इसका 12% कैसे करें, 12/100 आएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएंगी तो गुणा करो भाई, 12 पंजे 60 हो जाएगा जैसा लगी 6, 12 छके 72 और 6 78 आएगा, ऐसा लगी 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना आएगा भाई 31 आएगा, 3180 आ गई जी। इतनी आय इसकी बड़ी है। फिर कहता जी इसकी व्यय है ना वो 6% की वृद्धि हुई है, और व्यय जितना भी था इसके अंदर 6% की वृद्धि हुई है, तो मैं इसका 6% निकाल दूं। और जब इसका 6% देखो इस प्रकार निकाला भाई हमने, पीछे वाला इस प्रकार निकाला था डायरेक्ट, कैसे भाई कि 26,500 है जी। अगर मैं इसका 12% निकालूंगा 12/100 आएगा, तो 2 जीरो हमने डायरेक्ट काट दी और गुणा करवा दी भाई। क्लियर है ना, इसी प्रकार की, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसका निकालेंगे 6%, 2 जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा जी 6 पंजे 30 आएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा भाई, 1230 आया। क्लियर भाई, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, क्वेश्चन ने कहता जी इनकम इतनी बड़ी है और एक्सपेंडिचर इतना बड़ा, क्वेश्चन ने पूछा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। अब जो यहां से बढ़ाओ उसकी बचत हो जाएगी, ये देखो कितनी बड़ी भाई, यहां से घटाऊं 0 आ जाएगा जी, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा भाई, फिर यहां से 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, 1950 भाई कितना आ जाएगा भाई, ये 1950 आएगा। इनका डिफरेंस कि 0 आएगा, 8 में 3 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 1950। ठीक है। क्वेश्चन ने कहता हूं कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में जो 1950 की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई 1950 की वृद्धि। लेकिन किस पे वृद्धि हुई जी, पीछे वाली बचत, पीछे वाली तो जी कितनी है 6,000 है, 6,000 पे वृद्धि हुई है। और परसेंटेज में पूछा है, गुणा में 100 कर देंगे भाई। क्लियर है भाई। अब काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे जी, इस जीरो से हमने ये जीरो काट दी। आगे सोल्व करें भाई, 6 3 18 आएगा, 6 3 18 आ जाएगा जी, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, 3 बचेगा भाई, 3 बचेगा तो भाई 6 चौके 24 आ जाएगा, 32.4 समथिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 पॉइंट हम कह सकते हैं भाई, 32.5 है ऑप्शन नंबर जो पहला है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट भाई, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाई देखो, एक व्यवसायी सामग्री खरीदते और बेचते समय हर बार 12% का दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके धोखा देता भाई। केवल दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करके उसका लाभ बताना में क्या होगा। देखो दोषपूर्ण लाभ ये क्या है भाई, कि जो हम कोई सामान लाते भाई, दुकानदार ने क्या है, कुछ सामान लेने गया, सामान 100 रुपये 100 ग्राम का मान लिया भाई, 1000 ग्राम सामान था, उसने 12% ज़्यादा खरीदा, या हम कह सकते हैं 100% सामान खरीदना, उसने खरीदते वक्त उसने क्या किया भाई 12% ज़्यादा खरीद लिया, और जब बेचने की बारी आई तो उसने 12% कम खरीद दिया, तो टोटल उसे कितना प्रॉफिट है ये मैं बताना है। तो हम इस प्रकार या तो इसमें x + y वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, कि x + y + के xy/100 की वृद्धि वाला फॉर्मूला, पहले वृद्धि 12% की, तो 12 + 12 + 12 xy/100 हो जाएगा। ठीक है। या इस प्रकार समझो भाई, देखो क्वेश्चन ने कहता जी आप इस प्रकार समझो, पहले फॉर्मूले से करो भाई कि 12% की वृद्धि प्लस में फिर 12% की वृद्धि प्लस में 12 गुणा में 12/100 हो जाएगा। क्लियर भाई। तो यहाँ से 12 12 24 आ जाएगा, 24 प्लस में 12 12 144 हो जाएगा, तो 1.44 ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 25.44% की, ये इसकी क्या हो जाएगी भाई वृद्धि आ जाएगी 25.44%। क्लियर भाई। ये आप 100 मान के भी कर सकते हो। कैसे भाई, मान लिया जी उसने का मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, पहले 12% की वृद्धि की उसने, जब खरीदने की बात तो उसने क्या किया 112% खरीदा जी, कितना खरीदा भाई 112% हो जाएगा। फिर क्या किया भाई, अगर जब बेचने की बारी फिर 12% का लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया भाई फिर 12% का लाभ कमाया जी। ठीक है भाई। तो यहां से आ जाएगा भाई, यहां से अगर काटू भाई इसको मैं 2 जीरो कट जाएगा, सॉरी 100 से क्या कट जाएगा भाई 100 से जी 100 काट दिया। अगर मैं 112 का स्क्वायर को 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा भाई। ठीक है ना। और 12 से 144 हो जाएगा, 12 12 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना है 2544 आ जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर 144 लगी 1 भाई 11 दूनी 22 और कितना आएगा भाई ये 2544 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा भाई लगभग हमारा 2544 आएगा भाई, 12 25 544 आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे कितनी वृद्धि, 100 पे वृद्धि आएगी भाई, 100 से कितना ज़्यादा भाई, बटे में कितना भाई, इसके बटे में जी 100 है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो हम कहेंगे जी कितनी वृद्धि हुई यहाँ पे, वृद्धि के देखे पहले 100 था जी, और कितना मूल्य हो जाएगा 125.44 हो जाएगा। तो वृद्धि कितने की आ जाएगी भाई, 25.44 की वृद्धि आएगी। क्या यहाँ तक कोई डाउट है भाई? ये आप डायरेक्ट आप सोमान इस प्रकार कर सकते हो, ये आपका बेस्ट मेथड है। क्लियर है ना भाई? उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता भाई, एक दुकानदार खरीदने के लिए 3 प्रकार की डिस्काउंट है भाई, उनका प्रयोग करता, इनमें से किस स्कीम का डिस्काउंट सबसे अधिक, ये हमें बताना है। एक तो आपको 10% डिस्काउंट दे भाई, ठीक है, एक आपको 15 और 5% के 2 डिस्काउंट दे। अब 15 और 5% के 2 डिस्काउंट आपकी 20% के बराबर नहीं होंगी भाई, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं भाई, वो निकालते हैं भाई कि x प्लस के वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, इस प्रकार निकालते हैं। फॉर्मूला लगाओ भाई, पहले डिस्काउंट 15 है तो ये हो जाएगा जी 15 प्लस में 5 माइनस में 15 गुणा में 5 बटे 100 हो जाएगा, 15 और 5 20 हो जाएगा, 20 में से 0.75 जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कितना आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट, 19.25 आएगा। तो ये डिस्काउंट आप 15 और 5 की 19.25 के बराबर है। ठीक है, अगला कहता है जी आपको, तीसरे कहता है 20% डिस्काउंट देता है, इसी में डायरेक्ट 20% डिस्काउंट दिए। क्वेश्चन ने पूछा सबसे अधिक डिस्काउंट किस में है, ये 10% डिस्काउंट है, ये 19.25 है, ये 20 है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में है भाई, 20% वाले है ना। तो किस में भाई, ऑप्शन नंबर 3 है जो सी है आपका, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? क्योंकि 3 वाले में केवल छूट स्कीम भाई, ठीक है ना, सेसम 3, यहाँ पे 3 कर लेना भाई, ओनली डिस्काउंट सेसम 3 भाई, कि जो 3 वाली है ना डिस्काउंट, वो है आपकी भाई सबसे अधिक है भाई। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पर चलें भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 17/10 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना क्या होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो भाई कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है ना, वो होता है जी ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा और प्रिंसिपल इनटू में टाइम हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला अप्लाई करना। अब देखो 17/10 है, इसका मतलब क्या भाई कि राशि ना जी 17/10 का मतलब यही भाई कि स्वयं की 17/10, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है ना भाई, तो ये अमाउंट हो जाता 17 रुपए। अगर प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 17 है, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाए, कितना है भाई 7 आया। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 7 आया है, टाइम आपके पास है भाई 2 साल और 6 महीने के साल बढ़ाऊं ना तो ये आधा साल ये बन जाएगा। तो हम कहेंगे जी 5/2 वर्ष ये हो जाएगा। टाइम कितना है 5/2 वर्ष। आपके पास सभी चीजें हैं भाई, वैल्यू पुट कर दो भाई। सिंपल इंटरेस्ट हमारा जी 7 है, 7 गुणा में 100 हो जाएगा, डिवाइड में अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना, प्रिंसिपल तो जी हमारा 10 है, 10 हो जाएगा, टाइम हमारा 5/2 है, 5 हो जाएगा, 2 पलट के आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ से मैं काटू भाई 10 पंजे 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आएगा। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी भाई 28% आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 12, 24, 27 का चतुर्थानुपात वही फोर्थ प्रोपोर्शन है, ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो ए का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं भाई, वो पता होना चाहिए भाई, और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं वो पता होना। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे भाई कि तीसरी संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या कर देंगे। लेकिन हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है भाई कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करके जी पहली वाली से भाग दे देंगे। और यहीं पे एक और कर लेना भाई, सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे कि पहली और दूसरी संख्या गुणा करवा के रूट ले देंगे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई आपके एग्जाम के लिए। क्लियर भाई? चलो अब देखो भाई क्वेश्चन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन हम निकाल कैसे भाई, तीसरी संख्या दूसरी गुणा पहली से भाग, ये जी 27 गुणा में 24 और पहली से भाग पहली कितनी हुई 12 है, किसके बराबर दिया, ये बराबर दिया जी ए और 36 का तृतीय अनुपात। अब एक क्या बता तृतीय अनुपात, दूसरी संख्या बटे पहली, दूसरी 36 है जी, 36 का स्क्वायर करेंगे भाई, 36 गुणा में 36 होएगा, और डिवाइड में पहली संख्या कितनी ए, और ए का मान हमें क्या करना भाई फाइंड करना है। तो करो भाई कैसे करेंगे, देखो काटो भाई, यहाँ से 9 से काटो भाई, 9 30 27 आ जाएगा जी, 9 चौके 36 आ जाएगा। क्लियर भाई? 4 से काटो, 4 छिके 24 आ जाएगा जी, ठीक है भाई। और यहाँ से 6 से कटेगा जी, 6 पे कट जाएगा। चलो भाई फिर यहाँ से काटो भाई, 3 दूनी 6 आ जाएगा। जब ए ऊपर जाएगा भाई और 12 गुणा में चला जाए, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो ए का मान कितना है भाई, ए का मान 24 आया जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 40 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं भाई, तो उसके काम शुरू करने के 3 दिन के बाद 20 और आदमी उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो यह काम कितने दिन में पूरा हुआ कि 40 आदमी हैं भाई, 40 आदमी जी 15 दिन में काम करते हैं। 15 दिन में कितना काम कर देंगे जी, टोटल काम कर देंगे 600। कितना काम कर देंगे 600। आगे क्वेश्चन में कहता भाई वो काम शुरू करने के 3 दिन के बाद,
अब काम शुरू किया कितने व्यक्तियों ने, 40 व्यक्तियों ने जी। 3 दिन काम किया, 3 दिन में काम कर दिया जी 120 है। कितना काम कर दिया? 120। अगर 120 काम कर दिया तो काम कितना बचा भाई? यहाँ से जी काम बचा, कितना बचा भाई? यहाँ से 480 काम बचा। अब 480 काम किसको करना ये देखो, 480 काम किसको करना वो देखो। क्वेश्चन ने कहता जी 20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब 20 आदमी और आ जाते भाई। अब 480 काम है भाई करना है, 20 आदमी और पहले 40 आदमी थे, अब आदमी 60 हो गए जी। अब 60 आदमी है ना भाई, 480 काम करेंगे। कितना काम करेंगे भाई? 60 आदमी 480 काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 480 को भाई किससे भाग दे भाई? 480 को जी 60 आदमी से भाग देंगे तो यहाँ से 6 से घटा जी 8 पे। कितने दिन में कर देंगे भाई? 8 दिन में काम कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है पूरा काम कितने दिनों में हुआ भाई? अब पूरा काम जी 8 दिन तो यहाँ पे लगे और 3 दिन आपके यहाँ पे लगा, तो टोटल समय कितना लगा भाई? टोटल समय तो जी 11 दिन का लगा। कितना लगा भाई? 11 दिन लगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई, ये आपका टेलीग्राम चैनल है भाई। इस पे जितने भी हमने पेपर करवाए हैं उनकी सभी की भाई सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। तो इस चैनल तो आपको टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। और जो ये आपका यूट्यूब चैनल है भाई, और यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब किया करो भाई, शेयर किया करो। क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में कहता है जी पी और क्यू तक की यात्रा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। अपनी चाल में अगर 60% की वृद्धि करता है तो वह वापस लौटते समय दोनों यात्राओं से उनकी औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होती है भाई? औसत चाल। अगर यहाँ से बताऊं मैं, एवरेज स्पीड होती है क्या होती है जी? टोटल डिस्टेंस कितनी पार की और बटे में टोटल टाइम कितना लिया बस। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए एवरेज स्पीड की भाई, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कितनी पार की बटे में टोटल टाइम कितना लिया। अब क्वेश्चन ने कहता जी पी से क्यू तक गया है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहले स्पीड उसकी 50 की थी, क्लियर है। फिर कहता अपनी चाल में 60% की वृद्धि की। अगर 60% की वृद्धि की, या तो आप डायरेक्ट हम कह सकते हैं जी 50% चाल थी, 60% की वृद्धि की तो चाल हो जाएगी 160%। 160% निकालो, ये हो जाएगा 16×5 = 80। तो हम कह सकते हैं जी अब उसकी चाल कितनी होगी भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर भाई? या आप इस प्रकार समझ सकते हैं भाई, किस प्रकार? अगर चाल जी पहले 50% थी, अब 60% की वृद्धि है तो 50 का 60% 30 हो जाएगा। 30 वृद्धि है तो पहले 50 थी अब 80 हो जाएगी। क्लियर भाई? फिर क्वेश्चन में कहता भाई एवरेज स्पीड क्या होगी? अगर दो आपको चाल दे रखी ना भाई, तो एवरेज स्पीड निकालने का आगे फॉर्मूला बताता हूं भाई। अगर आपके पास दो चाल एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप निकाल सकते हो भाई 2xy अपॉन में x + ky भाई। क्लियर है ना भाई? अब 2xy यहाँ पे क्या उनकी चाल है। अब फॉर्मूला लगा भाई 2 × में x, पहली चाल जी 50 है, दूसरी चाल कितनी भाई 80 है। दोनों चालों का जोड़ 8 और 5 13 हो जाएगा जी। कितना आएगा भाई? 130 आएगा। कोई डाउट भाई? फिर यहाँ से काटो भाई, 0 से जी हमने 0 काट दिया। अब यहाँ से 5 × 10 आएगा, 10 के 80 से गुणा करेंगे हो जाएगा जी 800/13। 800/13 को आगे सोल्व करेंगे तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? देखो भाई 13 छिक्के 78 आएगा, 13 छिक्के 78 आएगा। और ऑप्शन चेक करें तो ये भी 6 की शुरुआत नहीं, इसमें भी 6 की शुरुआत नहीं, इसमें भी 6 की शुरुआत नहीं है, एक ही ऑप्शन में 6 की शुरुआत है। तो आगे सोल्व करें कितना आएगा भाई? 61.53 है भाई किलोमीटर हमारी क्या आ जाएगी? प्रति घंटा एवरेज स्पीड आएगी। ऑप्शन भी इस प्रकार काट सकते हैं। क्लियर भाई? कोई डाउट भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपके सामने स्टेटमेंट दी गई है भाई। क्या स्टेटमेंट दी गई है वो देखो। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी है भाई आपके सामने। स्टेटमेंट क्या है वो देखो। क्वेश्चन ये कहता भाई कि कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है भाई, ठीक है ना। गलत स्टेटमेंट हमें देखना। पहला स्टेटमेंट है जी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम होती है। अब आपको यूनिट सेम करेंगे तभी पता चलेगा भाई कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है। ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड, या तो दोनों को सेम यूनिट में कर लो भाई, अपने आप पता चल जाएगा। अगर इसको मैं किलोमीटर पर आवर उड़ा, ये 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर के लिए 18/5 से गुणा करूं, 5 से घटेगा जी 4 पे, 5 से किस पे घटेगा भाई? 4 पे घटेगा। 18/5 से गुणा करें 5 18 के 72 आ जाएगा। क्वेश्चन है कहता है जी 20 किलोमीटर की चाल 85 किलोमीटर चाल से कम है। अब ये चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या इससे कम है? बिल्कुल कम भाई, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात तो जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दूरी को चाल से विभाजित करते हैं तो समय की गणना की जा सकती है भाई। अगर मैं दूरी है भाई, दूरी को अगर चाल से डिवाइड कर दूं तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा जी? ये फॉर्मूला बन जाएगा टाइम का। ये भी बात बिल्कुल सही भाई, दूरी को अगर चाल से विभाजित करें तो क्या बनेगा भाई? समय का फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन ने कहता जी कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है ऊंच चाल। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हमें कम समय में अगर दूरी तय करनी है ना भाई, तो हमें चाल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि चाल और समय है ना भाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं भाई। चाल बढ़ाएंगे दूरी कम लेगा भाई, दूरी बढ़ाएंगे तो सॉरी दूरी अगर समान है ना भाई आपकी, अगर दूरी समान है, अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लेगा, अगर समय बढ़ाएंगे
तो भाई चाल कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल हैं। तो यही क्वेश्चन में कहता भाई अगर कम दूरी के समान दूरी तय करें अर्थ ऊंच चाल, बिल्कुल सही बात है भाई, ये वाला भी सही है। तो अपने आप हमारा फोर्थ गलत हो जाएगा, चेक भी कर लो भाई। 99 किलोमीटर पर आवर की चाल 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम है, कितनी कम है ये मैं चेक करना भाई, कम कितनी है। तो दोनों की यूनिट सेम कर लो भाई। अब ये 99 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितनी है भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो इसको चेंज करो भाई, मीटर पर सेकंड बनाएंगे इसको, 99 गुणा 5 18 से गुणा कर दो भाई। 9 से काटो 9 दूनी 18 आएगा, 9 से काटा जी आ जाएगा 11 पे कट जाएगा भाई। तो 11 पंजे 55 आएगा, 55/2 कितना आएगा भाई 55/2 आएगा जी, ये आ जाएगा 2 17 दूनी 34 होएगा। 2 से काटो भाई, 2 चौके 2 दूनी 4 आएगा भाई, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 भाई, 27.5 मीटर पर सेकंड। और ये 24 मीटर सम, क्या कौन सी ज्यादा भाई, ये वाली ज्यादा जी, कि 99 किलोमीटर प्रति घंटे चाल 24 मीटर पर सेकंड चाल से कम है। नहीं भाई कम नहीं है, ये तो ज्यादा है, ज्यादा है तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और यही पूछा है कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, इसमें लगता है भाई आपके ऑप्शन मिसमैच है भाई आपके, ठीक है ना। तो हमारी जो डी स्टेटमेंट है ना भाई, जो स्टेटमेंट डी है, अगर मैं यहाँ पे करूँ भाई ऑप्शन, अगर करूँ पहला है ऑप्शन भाई, सेकंड ऑप्शन है भाई, और थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दें भाई, पहले वाली में ए स्टेटमेंट दे दे, ये वाली बी स्टेटमेंट है, सी वाली है, और ये डी वाली है। क्वेश्चन ने पूछा कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी है ना भाई आपका, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, सभी बीजीय व्यंजक का चयन करना में, कि अगर मैं इन इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो ये आती है, इससे क्या ये आती है, मैं बताना है इनमें से कौन सा सही है। क्लियर भाई। अब चेक करो भाई, यहां से अगर मैं चेक करूं, देखो ए बी है भाई, ए बी आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा भाई। सबसे पहले इसी को चेक कर लो भाई, अगर ए की बी से गुणा करूंगा ये आ जाएगा जी, ए बी आ जाएगा। फिर ए की -1 से गुणा करो, माइनस का ए आ जाएगा, -1 की माइनस का बी आएगा, और 1 क्या आ जाएगा, प्लस का ए। क्या पहली स्टेटमेंट में है? बिल्कुल है भाई। अगर ये है तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी, अगली में चेक ही नहीं करनी। अगर आगे भी चेक करूं, देखो यहां से चेक करो, ए और बी की गुणा करो, माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस का, ये भी नहीं होगा जी। यहाँ पे ए और जब बी की गुणा करो माइनस का आएगा जी, माइनस ए बी, यहाँ तो प्लस का ये भी कट जाएगा। इसी प्रकार आपका ये कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, पूर्णांक मानों की भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 13 के बराबर है, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है? परिमाप है ना भाई वो 13 के बराबर है, ठीक है ना। तो कितने त्रिभुज बना, अगर हमें त्रिभुज की संख्या निकालें कितने त्रिभुज बनाना संभव है, तो देखो पैरामीटर है ना भाई आपका इवन हो सकता है भाई, और पैरामीटर क्या हो सकता है भाई आपका, पैरामीटर जी ओड हो सकता है। अगर पैरामीटर ओड है या इवन है तो क्या करेंगे भाई, अगर पैरामीटर इवन है ना तो मैं क्या करना, पैरामीटर का स्क्वायर करके 48 से भाग दे देंगे, हमारे पास पता त्रिभुज की संख्या कितनी बनेगी। अगर ओड है तो ओड के लिए क्या करेंगे भाई, कि p + के 3 का स्क्वायर करके और 48 से भाग दे देंगे, तो यहां से हमारे पास आएगा, अगर पैरामीटर ओड है, p यहाँ पे पैरामीटर है, तो कितनी त्रिभुज बनेंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे पैरामीटर 13 है, 13 तो जी ओड है तो यहाँ पे 13 और 3 16 हो जाएगा, 16 इसका स्क्वायर है भाई, और 48 से भाग करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा जी। डिवाइड में 48 है, तो 16 से काटू में, 16 3 48 आएगा, 16 से कटेगा भाई 16 पे, तो 16/3 का मतलब जी 3 पंजे 15, 5 समथिंग बनेगी भाई। तो इस पूरी हमें लेनी, तो कितनी बन जाएंगी भाई, 5 बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक है भाई, इंटरनल बाइसेक्टर हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये कहता है जी, एक ट्रायंगल है भाई, एक त्रिभुज है जी, ये वाली एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर कहता है जी बी और सी है ना भाई, बी और सी आंतरिक समद्विभाजक 105 डिग्री कोण बनाते हैं। आंतरिक समद्विभाजक का मतलब ये भाई, ये वाला जी यहाँ पे जो एंगल है ना भाई, ये वाला जो एंगल है वो 105 डिग्री है। कितना भाई, 105 डिग्री है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया भाई, इस पॉइंट को मैंने जी ओ मान लिया। क्या मान लिया भाई, ओ। क्वेश्चन में कहता जी कि एंगल ए का मान है, बताना कोण ए का मान क्या हुआ। देखो अगर मैं कहूँ एंगल ए का मान चाहिए, एंगल ए का मान क्या इसके बराबर होती है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर होता भाई 90 प्लस का a/2। किसके बराबर होता भाई, 90 प्लस का a/2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। बी ओ सी जो एंगल यहाँ पे ओ है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो एंगल बी ओ सी किसके बराबर, 90 प्लस a/2। अब बी ओ सी का मान तो 105 है, ये हो जाएगा 105 और 90 ही साइड घट जाएगा, ये आ जाएगा a/2। और जब 90 में से 105 में 90 जाए 15 बचेगा, कितना बचेगा भाई, यहाँ से 15 बचेगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, और ए एंगल हमें निकालना था, कितना डिग्री आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने,
किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई है वो 48, 55, 73 है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख सिर से जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, जो मीडियन उसकी लंबाई क्या होगी। अब आपको त्रिभुज की भुजाएं दी भाई 48, 55 और 73। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है भाई। अगर समकोण त्रिभुज की भुजा उसकी क्या नियम होता है भाई उनका, कि बड़ी भुजा का स्क्वायर है ना जी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब चेक करो भाई क्या इक्वल है क्या, 73 का स्क्वायर करो भाई, 73 का स्क्वायर हो जाएगा भाई आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 होएगा, 7 21 दूनी 42 आ जाएगा जी। ये हो जाएगा 9 2 9 और 4 13 होएगा 53 29। क्या इन दोनों का सम भाई इसके स्क्वायर का बराबर आना चाहिए। 48 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर 4 होएगा और 25 में से 2 जाएगा कितना 23 0 4 आएगा। प्लस होना चाहिए भाई 55 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 30 25 कितना आ जाएगा 30 25। क्या इसके बराबर है भाई, यहाँ से जी 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 है 3 है और 3 2 5 बिल्कुल बराबर है भाई। इसका लीजिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर समकोण त्रिभुज की बजाय हमने एक त्रिभुज बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक है। अब बड़ी भुजा हमारी हाइपोटेनस होती कर्ण होती ये 73 हो जाएगा। ये त्रिभुज हमारी एक ABC है, क्या भाई ABC, ठीक है। फिर कहता जी एक 48 एक 55 है, चाहे बेस मानो चाहे परपेंडिकुलर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको 48 मान लिया जी और इसको 55 मान लिया। क्वेश्चन में ये कहता भाई सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सम्मुख सिर जोड़ने वाली माध्यिका की लंबाई बतानी है। अब सबसे लंबी भुजा कौन सी आपकी भाई, हमारा कर्ण हो जाएगा भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता भाई देखो इसको भाई इसको मिलाने के बाद ये जो इसकी मीडियन है ना भाई, अगर हम इसको मिलाएं तो यहाँ पे 90 डिग्री काटेगी भाई। मीडियन है ना भाई हाइपोटेनस को बराबर 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन ने पूछा भाई मीडियम की लंबाई क्या हुई। अगर मीडियन की लंबाई अगर ये इसकी माध्यिका है ना भाई तो ये तीनों वाली भुजा है ना भाई ये तीनों बराबर हो जाएंगी। अगर हमें मीडियन की लंबाई निकालनी है ना, मीडियन की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो किसके बराबर है, युवा हो जाएगी हाइपोटेनस बटे में 2 हो जाएगी भाई। क्लियर है ना। एच हमारे पास कितना 73 है भाई, 73 बटे 2 आ जाएगा और 73 बटे 2 आएगा भाई 36.5। तो हमारी माध्यिका है जो मीडियन है उसकी लंबाई कितनी है भाई 36.5 आ जाएगी। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस खोखले गोले का आयतन में बताना क्या होगा। खोखला गोला भाई उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर भाई और 1 सेंटीमीटर, उसका आयतन हमसे पूछा क्या होगा। तुम फॉर्मूला क्या अप्लाई करे। अब क्या भाई खोखला गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3। अब पाई आर क्यूब है भाई, आर का मान हमें क्या लेना पहले बाहरी त्रिज्या, अगर हमने ये ले लिया भाई आर क्यूब हो जाएगा और इसमें से अंदर वाला घटा देंगे ना भाई, जो मोटाई होती है ना भाई 1 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, तो जो अंदर वाला पार्ट बचेगा, जो हम मोटाई घटा देंगे तो अंदर वाला पार्ट बचेगा, तो इसकी छोटी आर ले ली भाई, इसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर भाई। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा जी 4/3, पाई का मान पाई लेना है। अब आर क्यूब है भाई, अब आर क्यूब पहले वाला आर की 4 का क्यूब हो जाएगा जी 64 हो जाएगा, 64 में से 1 जाएगा भाई, कोई डाउट भाई। फिर यहाँ से आ जाएगा जी 4/3, पाई का मान पाई लेना, गुणा में 63 आएगा। यहाँ पे 16 करूँ मैं 3 से घटा भाई 21 पे 2100 के 84 आ जाएगा, तो पाई कितना मान आएगा भाई 84 पाई, इसका क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर है भाई। आगे चलें भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक गोलार्ध है भाई, गोला नहीं है भाई ध्यान से पढ़ना, गोलार्ध है और उसका आयतन 19404 सेंटीमीटर क्यूब है भाई आपका ये, ठीक है ना। क्या भाई आपका ये आपका क्यूब है भाई, यहाँ पे हो जाएगा भाई आपका क्यूब, क्योंकि आयतन हमारा घन क्यूब में होता है, ठीक है। फिर कहता है गोलार्ध की त्रिज्या में बतानी रेडियस क्या होगी। अब देखो गोलार्ध हमारा होता है भाई अर्धगोला, हेमिस्फीयर है भाई, और हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम होता है जी 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है ना भाई। वैल्यू पुट करो भाई, अगर मैं ऊपर इस साइड लिखवा देता हूँ भाई कि 2/3 जी, पाई का मान हमें 22/7 लेना है, ठीक है भाई। और आर क्यूब हमें तो रेडियस तो हमें निकालनी है और वॉल्यूम हमें दिया जी 19404, 19 कितना दिया भाई 19404 दिया है, तो हमें रेडियस का मान निकालना है। रेडियस का मान कैसे, सबसे पहले 2 से काटो भाई, 2 से काटो कट जाएगा भाई, 2 9 में 18, 1 बचेगा, 2 7 14 होगा, 0 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। क्लियर भाई। फिर यहाँ से अगर मैं इसको 11 से काटूँ, 11 दूनी 22 आ जाएगा, 11 से काटे भाई जी 11 8 88 आ जाएगा भाई, 11 8 88 आएगा भाई, 7 और 2 9 बचे, 11 8 88 आएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। फिर अगर 2 से काटूँ 441 पे कट जाए, किस पे कटा 441 पे, इसका मतलब आर क्यूब का मान हमारे पास आएगा जी 441 और गुणा में 21 हो जाएगा भाई ये। अगर हमें आर का मान चाहिए ना तो क्यूब का मतलब 3 पेयर में से 1 पेयर बाहर आएगा। अब 441 को लिखता हूँ भाई 21 गुणा में 21, 21 गुणा में 21 हो जाएगा और 21 हमारे पास है भाई। अगर आर का मान चाहिए तो हमारी रेडियस कितनी आएगी भाई 21 आ जाएगी, कितनी आएगी 21, और रेडियस हमें बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पर चले भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन ये दिया भाई tan है ना भाई वो 2/3 के बराबर दिया है और हमसे दिया भाई 5 sin स्क्वायर
थीट ए माइनस 2 कोस स्क्वायर ए भाग करना भाई 5 साइन स्क्वायर ए प्लस में 3 कोस स्क्वायर ए से भाग करना है। क्या माना हुआ देखो, टेन दिया भाई आपके पास, टेन दिया जी 2/5, कितना दिया, सॉरी टेन है ना भाई, टेन ए का मान दिया जी 2/3, कितना दिया भाई 2/3 दिया। अब हमें बता टेन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भाई, टेन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं भाई मैं, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, अगर परपेंडिकुलर को 2 लेता हूं भाई, बेस 3 लेता हूं, तो हमारा जो कर्ण आएगा हाइपोटेनस कितना आएगा भाई, वो होता है जी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी √13, कितना आएगा भाई √13 होगा। क्लियर भाई। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, 5 साइन स्क्वायर, अब साइन थीटा में पता भाई, देखो साइन थीटा का मान चाहिए हमें, और किसका चाहिए भाई, और कोस थीटा, दोनों लिख देता हूं भाई मैं, कोस थीटा साइन थीटा हो जाए p/h हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई b/h होगा। इनका मान निकालो मैं, साइन थीटा का मान है जी √13, सॉरी परपेंडिकुलर कितना भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास जी 2 है, ये हो जाएगा 2/√13 हो जाएगा, और बेस हमारा हो जाएगा 3/√13। क्लियर है भाई। सिर्फ वैल्यू पुट करने में, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, देखो भाई 5 हो जाएगा, ये 5 गुणा में साइन स्क्वायर, अब साइन का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटे में कितना भाई √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, प्लस में भाई सॉरी माइनस में, तो उन्हें माइनस ले लिया भाई, हो जाएगा जी 2 गुणा में कोस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा भाई 13 आ जाएगा। भाग किससे करना भाई, भाग में जी 15 साइन स्क्वायर तो हमने यही किया जी, अभी भी 4/13 आ जाएगा, और प्लस में वहां पे भाई 3 कोस स्क्वायर, और कोस का स्क्वायर क्या जी 9/13 आ जाएगा। अब यहाँ से 16 करो मैं, देखो भाई ये हो जाएगा जी 5 चौके 20 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 आएगा, 20 में से 18 आ जाएगा, 2 बचेगा, बेस से हम डायरेक्ट घटा देंगे, ये आ जाएगा भाई 2/13 आ जाएगा, कितना आएगा 2/13। उसी प्रकार नीचे भाई देखो 15 चौके 60 आ जाएगा, कितना आया 60 आया भाई, और 9 3 27 आया, कितना भाई 9 3 27 आया, ये हो जाएगा 87, बेस सेम है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये हो जाएगा भाई 13 बटे में जी कितना आएगा 87 आएगा। अब 13 से मैंने 13 काट दिया, तो कितना जवाब बचा भाई 2/87 आ जाएगा, और किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया भाई थीटा इज एन एक्यूरेट एंगल है भाई, और टेन थीटा और कोट थीटा का मान 2 के बराबर दिया है, तो हमें पूछा टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन की पावर 5 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। अगर न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है भाई, अगर 2 के बराबर दिया, आप टेन और कोट के केस में आप 45 डिग्री पुट करो भाई, टेन 45, हमने थीटा का मान जी 45 डिग्री ले लिया, अगर 45 या टेन 45 1 हो जाएगा, और कोट 45 1 हो जाएगा, क्या 2 के बराबर है, बिल्कुल है, तो थीटा का मान 45 पुट कर दो भाई, यहाँ पे पुट करूँ टेन 45 तो 1 हो जाएगा जी, प्लस में कोट 45 1 हो जाएगा, प्लस में 2 10 है भाई, टेन 45 तो 1 हो जाएगा, 2 से गुणा करें 2 हो जाएगा, और प्लस में कोट 45 गुणा में है, किसमें भाई ये गुणा में है जी, गुणा में तो 1 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ये हो जाएगा भाई, 2 ये, तो कितना मान आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। अब देखो कोट स्क्वायर क्या होता है भाई, कोट को लिख सकते हैं भाई हम, क्या लिखते हैं जी कोस ए अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं भाई, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं भाई मैं, क्योंकि कोट होता है ना भाई हमारा, कोट को लिखते हैं जी कोस बटे साइन, क्या लिखते हैं भाई कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं भाई। उसी प्रकार का स्क्वायर था तो हमने कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस में हमारे पास जी कोस स्क्वायर ए, ठीक है भाई। क्लियर भाई। एक बात होता है, यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर कॉमन ले लूँ भाई, अगर यहाँ से जी कोस स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ से अगर कोस स्क्वायर ए हमने जी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया भाई, अगर यहाँ से हमने जी कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया, अंदर बचा जी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा 1 बच जाएगा। क्लियर भाई। अब अगला स्टेप यहाँ पे बताऊं मैं, ये हो जाएगा जी कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कितना है कोस स्क्वायर ए, अब 1 बाय साइन क्या हो जाएगा भाई, 1 बाय साइन जी कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बाय साइन हो जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर, हम इसको लिखते हैं भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस के 1, स्टेप टू स्टेप समझा रहे हैं भाई ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। फिर देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी भाई कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के जो कोट स्क्वायर थीटा है ना जी, वो किसके बराबर होता है, वो ए के बराबर, कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जी 1 के बराबर होता है। अगर कोट स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस के 1, इसकी जगह मैं क्या कोट स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा कोट लिख दिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए इंटू में
कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे थीटा हमारा कितना भाई ए है, तो हमारा जवाब कौन सा आ जाएगा भाई, कोस स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए हमारा जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन ये कहता भाई कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक गांव के घर के निर्माण में कई मदों पर 12 कितना भाई यहाँ पे 12 लाख कुल व्यय को प्रतिनिधित्व करता है भाई। ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है भाई। क्वेश्चन पढ़ो। सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक पर खर्च किए गए कुल व्यय का कितने प्रतिशत, परसेंटेज में बताना है। क्या करेंगे देखो, यहाँ पे चेक, सीमेंट वाला ये भाई आपका 57% है, और लकड़ी वाला भाई 40% है, और प्लास्टिक वाला भाई 55%। टोटल यहाँ पे जो डिग्री है ना भाई एंगल की फॉर्म में भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सर्कल की बात करें तो इसके अंदर टोटल कितनी डिग्री होती है भाई, 360 डिग्री होती है। कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री। इसमें से क्वेश्चन नहीं कहता जी सीमेंट 57 है और ये 40 ये भाई, 57 है, 40 है और 55 ये, सभी को जोड़ूं 7 और 5 12 आएगा भाई, 5 4 9 और 5 14 और 2 कितना आएगा भाई, 9 और 5 14 और यहाँ पे कितना आएगा भाई 15 आ जाएगा। कितना भाई 7 और 5 12, 5 4 9 और 5 14 15, 152 आएगा। क्वेश्चन ने परसेंटेज में पूछा है। अगर परसेंटेज में पूछे तो कैसे करें देखो, 152 डिग्री है भाई। कितनी डिग्री जी, 152 डिग्री है। टोटल डिग्री कितनी है भाई, टोटल में से पूछा है, कुल व्यय में से, तो कुल टोटल डिग्री तो जी सर्कल में 360 होता है, तो 360 में से पूछा है। परसेंटेज पूछा है तो गुणा में 100 कर दो भाई। क्लियर भाई। यहाँ परसेंटेज में आएगा, काटो भाई यहाँ से। अगर यहाँ से काटे भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 से काटू 4 में 36 आएगा, यहाँ से काटू 4 3 12 आएगा, 4 8 32 आएगा, यहाँ से आ जाएगा जी 380 बटे में 9 आएगा। अगर 9 से काटू 9 चौके 36 आएगा, और 4 वाला एक ही ऑप्शन है भाई, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे जी, एक ही ऑप्शन हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा 42.22% आ जाएगा भाई। डायरेक्ट आप इस प्रकार कर लेना भाई। कोई डाउट भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ये आपको ग्राफ दिया है, निम्नलिखित बार ग्राफ में 3 अलग अलग देशों को एक्स वाई जेड को दर्शाते भाई। नीले वाला एक्स को दर्शाएगा, रेड वाला वाई को, और जो ग्रीन वाला है वो जेड को दर्शाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो। क्वेश्चन में कहता किस देश का 5 वर्षों का औसत उत्पादन है भाई अधिकतम है। 5 देशों का भाई अधिकतम है, एवरेज अधिक है भाई। देखो कैसे करेंगे भाई, 5 वर्षों का औसत है ना भाई उत्पादन है वो कितना भाई, जो प्रोडक्शन है वो किसका अधिक है। पहला देश हमने ये लिया भाई, यहां से देखो जी ये 13 है, 13 और ये 15 है, और यहाँ पे ये 12 है जी, ये कितना भाई 14 है, और ये 11। सभी को जोड़ो भाई, 13 और 15 कितना है 18 28 होएगा, 28 और 2 28 और 2 30 और 10 40 और 10 50 है, और 10 60 और 3 कितना आएगा भाई 63 आएगा। 60 और 5 कितना 65 आएगा। पहला जी 65, एवरेज क्या करेंगे भाई 5 6 भाग दे देंगे, ये एक्स का एवरेज आ जाएगा भाई। क्लियर है। फिर वह मैं वाई का निकालूं, वाई का जोड़ो भाई, ये हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, 12 और 14 कितना है भाई 16 और 10 26 होएगा, 26 और 13 आ जाएगा जी 39 हो जाएगा, और 39 और 5 कितना 15 कितना है भाई 39 और 15 हो जाएगा जी 54 हो जाएगा, और 54 और 3 57 10 67 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 67 बटे में 5 एवरेज निकालेंगे तो। फिर आया हमारे पास जेड का, अगर मैं निकालूं तो जेड का भी इस प्रकार निकालेंगे। जोड़ो भाई, जेड वाला जी ये है 14 है भाई, और 14 13 कितना आएगा भाई 27 हो जाएगा, 27 और 5 32 और 10 42 आएगा, 42 और 2 44 और 54 आएगा, और 54 और 5 59 और 10 कितना आएगा भाई 69 आ जाएगा। ये कितना है जी 69 आया, ये आया 69 बटे 5। क्वेश्चन में कहता भाई कि किसका अधिकतम, औसत अधिकतम किसका भाई। अब औसत की बात करें, या तो आप 5 6 भाग चेक करो, या हमें पता भाई सभी में 5 कॉमन है, सभी में 5 है भाई, तो हमें 5 6 भाग दें, या आप ये समझो भाई जिसका ऊपर मान बड़ा है ना भाई उसका एवरेज ज्यादा हो जाएगा। क्लियर भाई। तो यहाँ पे किसका मान बड़ा है 69 बटे 5 है ना भाई, तो जो जेड वाला है ना भाई यही हमारा जवाब हो जाए। क्योंकि अगर एवरेज निकालेंगे योग बटे नंबर होता है, यहाँ से काटो भाई आ जाएगा एवरेज जी 5 एकम 5 आएगा, 1 बचे 5 तो ये 15 आ जाएगा भाई। इसका यहाँ से एवरेज काटू 5 एकम 5 आएगा जी, 5 ये 15 आएगा, और 2 बचे 5 के 20 आएगा। यहाँ से एवरेज निकालू 5 एकम 5 आएगा भाई, और 5 ये 15 आएगा, 5 8 40। तो एवरेज किसका ज्यादा है भाई, जेड का ही ज्यादा, यही मैं बताना था। क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ये कहता भाई, तालिका दी हुई आपको, इसमें कहता एडम के मामले में बोनस से होने वाली आय बकाया से होने वाली आय का कितने प्रतिशत है। ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, ये सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स है भाई, ये सैलरी बोनस है भाई, ओवर टाइम है, एरियर है भाई आपका, ये बकाया है, ये टोटल है। क्वेश्चन ये कहता भाई एडम के मामले में, अब एडम हमारे पास ये जी, एडम के मामले में बोनस से होने वाला तो जी 90 है, बोनस से होने वाली आय, अब बोनस से होने वाली आय तो जी 90 है,
बोनस होने आए, बकाए होने वाली आएगा कितना प्रतिशत है, पूछा किसके बारे, बोनस के बारे, ऊपर आ जाएगा, कंपेयर किया वो नीचे गुणा में 100। अब टोटल किसका बकाया वाला कितना भाई, एरियर हमारा 200 है भाई, इसका कितने प्रतिशत, परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से काटा 2 जीरो से, हमने 2 जीरो काट दिया, 90/2 कितना आएगा भाई, 90/2 जी 45 आ जाएगा। तो हम कहते हैं कितने परसेंट आ जाएगा भाई, 45% आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, और आप सभी के सामने क्वेश्चन में कहता है भाई कि दी गई तालिका में एक संगठन 2015 में इसकी स्थापना के बाद विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में शामिल हुए भाई कर्मचारियों को दर्शाता है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन में कहता है वर्ष 2019 में संगठन में कार्यकर्ता लिखा कुल संख्या कितनी भाई, वर्ष 2019 में संगठन में कार्यकर्ता कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंटेंट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईयर 290 भाई कि 2019 में कितने कर्मचारी काम पे लगे हुए हैं, ये हमें बताना है। किसमें बताना, अकाउंटेंट वाला तो ये है भाई। या तो इस प्रकार समझो भाई कि पहले ज्वाइन किया जी 35 ने, किसने ज्वाइन किया 2015 से 19 तक बताना है भाई, पहले 35 ने ज्वाइन किया, एक भी नहीं गया, ठीक है भाई। फिर जी 26 ने ज्वाइन किया, और हमें इनका डिफरेंस बताना भाई कि अब टोटल कुल कितने के वर्किंग का, यही तो बताना है भाई। या तो आप इस प्रकार 26 आ जाएगा, इसमें 16 चलेगा, माइनस कर दिया। या तो इस प्रकार समझो भाई, देखो सीधी भाषा में समझाऊं मैं आपको क्या, कि यहाँ पे टोटल इतने ने ज्वाइन किया था और कितने चले गए वो घटा दूं मैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि 2019 में कितने हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दो भाई, सभी को ऐड करें, 5 और 5 10 आएगा, 10 और 4 14 और 4 20 आएगा, असल लगी 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 2 8 और 3 11। अब टोटल जी 110 थे, उसमें से छोड़ा किसने भाई, छोड़ा आएगा भाई यहाँ से 8 और 4 12 5 17 और 23 आएगा, असल लगी 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, 83 ने छोड़ दिया। ज्वाइन किया था 110 ने, 83 ने छोड़ दिया। तो वर्तमान में अब कितने हैं भाई, यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा जी 17 और 10 27 आएगा, कितना आएगा भाई 27 आ जाएगा। तो हम कह देंगे जी वर्तमान में अब कितने हैं भाई 2019 में 27 है। तो ऑप्शन नंबर पहला है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों हमने इस शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया भाई, और आप टेलीग्राम चैनल है भाई उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई।